मोटापा सिर्फ वेट बढ़ना नहीं है। मोटापा एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। सो आइडियल वेट के लिए एक रफ वे है कि हम अपना हाइट और अपना वेट चेक करें और इंटरनेट पे एक BMI करके हम टाइप करेंगे और उसमें जब हम एंटर करेंगे तो वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स बता देता है। जो आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस लें वो 24.5 से नीचे होना चाहिए। इंडियंस के लिए हम थोड़ा और स्ट्रिक्टली चलना चाहेंगे। सो मोटापा मेरे ख्याल 100 से ऊपर बीमारियां कर सकता है। स्मोकिंग के बाद जो मोटापा है ये सेकंड प्रिवेंटेबल कॉज है कैंसर का। आज की डेट में 1/3 इंडियंस ओबीज है और हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। ये आप कंपेयर करें वेस्टर्न लोगों में तो वो एक जैसे मोटे हैं, उनकी अपर बॉडी भी उतनी मोटी है और लोअर बॉडी के प्रोपोर्शन में है। सो इंडियंस हैं जिनके बड़े बड़े पेट होते हैं, तो आप एक इंडियन को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज लेमन ऑन 2 टूथपिक्स। हमारी एक जेनेटिक टेंडेंसी है कि हम अपने अब्डोमेन में, हमारी आंत के आसपास हम और एक्स्ट्रा फैट अक्यूमुलेट करते हैं। वेट लॉस बड़ा ग्रेजुअल फैशन में करना है। सडन लॉस जो होता है या तो वो पानी का लॉस होता है और या पेशेंट का बॉडी का मसल मास लॉस हो जाता है। क्रैश डाइट्स कई बार हमारे को आर्टिफिशियली डिहाइड्रेट कर देती हैं। हमने ये माइंड में रखना है कि हमारी किचन रात को 7:30 बजे बंद हो जाती है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज बात मोटापे पर। बहुत से लोग मोटापे से, ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, डाइट पर काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवाइयाँ भी कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कुछ सर्जरी तक की भी सोच रहे हैं। लेकिन आसान तरीके से कैसे मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं, और दवाइयों पर भी हम बात करेंगे, सर्जरी पर भी हम बात करेंगे, डाइट और एक्सरसाइज पर भी बात होगी। इंटरनल मेडिसिन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप छठवाल हमारे साथ हैं ओमनी क्लिनिक्स चंडीगढ़ से। उनसे बात करते हैं क्योंकि वो माहिर हैं ओबेसिटी यानी मोटापे को रिवर्स करने में। वेलकम सर। मोटापे से बहुत लोग, हमारा मुल्क तो शायद नंबर 1 है मोटापे में, ओबेसिटी में, उसके बाद ही शायद इसी वजह से डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन मोटापा आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो प्लम्प हैं लोग, अगर तो कहते हैं खांदे पिंदे करते हैं, है ना। पर मेडिकल लैंग्वेज में मोटापा आप किसे कहते हैं? मोटापा सिर्फ वेट बढ़ना नहीं है। मोटापा एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है और ये कंडीशन के एक कारण नहीं है, ये एक मल्टी फैक्टोरियल यानी बड़े कारणों के कारण ये एक बीमारी होती है। सो इसके अंदर आपके जेनेटिक्स, जिस फैमिली में आप पैदा हुए, आपका एनवायरनमेंट, आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, और आपकी एक्सरसाइज और आपके बिहेवियर पैटर्न्स, और इसके अलावा कुछ मेडिकल रीजंस, आपकी नींद कैसी है, आपके स्ट्रेस पैटर्न्स कैसे हैं, आपके हार्मोन्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ेस, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं मोटापे पे। तो मोटापा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने डाइट पे कंट्रोल कर लिया तो हमारा मोटापा जो है वो कम हो जाएगा। इतना कुछ इस पे डिपेंड करता है, मतलब इतने सारे रीज़न हैं। हाँ, बहुत रीज़न है। कुछ पोर्शन हमारे हाथ में है, कुछ पोर्शन हमारे हाथ में नहीं भी हो सकता। आप कारण बताइए कि अक्सर ये जेनेटिक भी होता है, ये जेनेटिक पेरेंट्स मोटे हैं या दादा दादी मोटे हैं तो उसका असर भी बच्चे जो है या यंग बच्चे जो है वो झेल रहे हैं, तो अब उस पर तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इनकेस हमारे जीन्स खराब हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमने अपना जीवन कैसे रन करना है, हमने कैसे अपना डाइट पे और एक्सरसाइज पे फोकस करना है, अपने ईटिंग पैटर्न्स को हम देख सकते हैं। पर पहले कारण क्या होते हैं आपके नज़र में? मोटा होने के क्या कारण हैं और
मोटापा एक बार फिर आप आइडल वेट कैसे मेजर करें? कारण तो हमने अभी डिस्कस किया कि जेनेटिक और एनवायरनमेंट है। सो आइडियल वेट के लिए एक रफ वे है कि हम अपना हाइट और अपना वेट चेक करें और इंटरनेट पे एक BMI करके हम टाइप करेंगे और उसमें जब हम एंटर करेंगे तो वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स जी। बता देता है। सो हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस लें वो 24.5 से नीचे होना चाहिए। इंडियंस के लिए हम थोड़ा और स्ट्रिक्टली चलना चाहेंगे क्योंकि हमारी ओबिजिटी एक डिफरेंट टाइप की ओबिजिटी है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पर हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स जब ये 25 से ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये मोटापा इंसान ओवरवेट है। मोटापा ओवरवेट। ओवरवेट। और जब ये 30 से ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं ये ओबीज है। मोटापा। हाँ, मोटापा तो स्टार्ट हो जाता है ओवरवेट से, पर बहुत मोटापा फिर आगे उसकी कैटेगरीज आगे शुरू हो जाती हैं। पर बॉडी मास इंडेक्स अकेला नहीं है, क्योंकि कई लोगों में मसल ज़्यादा होता है, मसल का वेट होता है, तो उसके साथ एक और चीज़ हमें जो घर में हम कर सकते हैं, हम अपनी कमर की मेजरमेंट कर सकते हैं। सो जो मेल्स हैं, इन केस उनका वेस्ट 102 सेंटीमीटर या 40 इंच से ऊपर है और लेडीज़ का वेस्ट या कमर 35 इंच से ऊपर है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये मोटे हैं। वेट कितना होना चाहिए उसमें? वेट हम BMI लेते हैं, क्योंकि वेट देखो, एक इंसान है जो 5 फुट का है और 80 किलो है, एक इंसान है जो 6 फुट का है और 80 किलो है, दोनों में फ़र्क है। सो हम अकेला वेट नहीं ले सकते, हमें वेट के साथ हाइट और वेस्ट सकम्फ्रेंस, या एक और हमारा वे होता है मेजर करने का जिसमें हम वेस्ट और हिप की रेशो चेक करते हैं। सो हमारी वेस्ट हिप रेशो क्या है, ये फार्मूलाज हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कोई इंसान ओवरवेट है या ओबीज है। अब बहुत सारे लोगों को पता भी है कि हम मोटे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल वो कर रहे हैं अपना मोटापा कम करने के लिए, लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मोटापे के साथ जुड़ी बीमारियां। हाँ, सो मोटापा क्या बीमारियां पैदा कर सकता है, ये आप पूछना चाहेंगे। सो मोटापा मेरे ख्याल 100 से ऊपर बीमारियां कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, अधरंग या स्ट्रोक, कई किस्म के स्लीप की बीमारियां और हमें कैंसर का रिस्क, ये सारी चीज़ें मोटापा कर सकता है। मोटापे से कैंसर कैसे हो सकता है? सो मोटापा हमारी बॉडी में कई किस्म के इन्फ्लेमेशन या हमारी बॉडी में ऐसे कण पैदा कर देता है जिससे हमारी बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में चली जाती है। मोटापा हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है और उससे भी हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आप बड़े सरप्राइज होंगे कि स्मोकिंग के बाद जो मोटापा है ये सेकंड प्रिवेंटेबल कॉज है कैंसर का, और हमारे कई कैंसर्स इसके साथ जो हाई एसोसिएशन वाले कैंसर्स हैं उसमें हमारा ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, हमारे बड़ी आंत का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, ऐसे कई कैंसर्स हैं जो मोटापे के कारण 2 से 3 गुने 4 गुने रिस्क बढ़ जाता है इंसान का यदि वो ओबीज है या मोटा है। ओके, तो यानी कि अगर कैंसर से भी बचना है, आपने प्रिवेंटिव कहा, कैंसर से बचना है तो आपको मोटापा अपना कम करना चाहिए। देखो, एक रिस्क फैक्टर है मोटापा, ये नहीं कि कैंसर के और रिस्क फैक्टर्स नहीं है। सो एक इंसान जो बहुत शराब पी रहा है, बहुत सिगरेटें पी रहा है और मोटा होके मैं मोटे से पतला हो जाऊँ तो कैंसर से बच जाऊँगा, ये गलत है। बट यस, आपका एक रिस्क फैक्टर आपके हाथ में है जो आप उस पर वर्क करके कर सकते हैं अपना रिस्क नीचे। सो इवन आप अपना एक बिल्कुल मिनिमम 5 से 10% भी बॉडी वेट कम कर लें तो उससे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन जो हमारी बॉडी पैदा कर रही है वो काम नहीं कर पाती और उससे शुगर बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो हम इंडियंस की का मोटापा है वो बाहर के लोगों से कैसे डिफरेंस है?
क्योंकि बैली फैट शायद हम में ज़्यादा है, और उसका रीज़न क्या है? सो ये हमारे कुछ जीन्स हैं जिसके कारण है, और इंडियंस टिपिकली इनका मोटापा ज़्यादा इनके पेट के आसपास होता है। ये आप कंपेयर करें वेस्टर्न लोगों में तो वो एक जैसे मोटे हैं, उनकी अपर बॉडी भी उतनी मोटी है और लोअर बॉडी के प्रोपोर्शन में है। सो इंडियंस हैं जिनके बड़े बड़े पेट होते हैं, तो आप एक इंडियन को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज लेमन ऑन 2 टूथपिक्स। सो आप 2 टूथपिक्स के ऊपर एक नींबू रखें तो हमारी ये शेप है। तो इसलिए इंडियंस को थिन फैट इंडियंस कहते हैं। जिनकी बेली नहीं भी है, हमारी एक जेनेटिक टेंडेंसी है कि हम अपने अब्डोमेन में, हमारी आंत के आसपास हम और एक्स्ट्रा फैट अक्यूमुलेट करते हैं। हमारी फैट की परसेंटेज बॉडी में ज़्यादा है। आप 2 लोगों को कंपेयर करें, एक इंसान वेस्ट से है, कोई यूरोपियन कंट्री से है, उसका वेट 70 है, एक इंडियन जिसका 70 है। हमारी परसेंटेज ऑफ फैट बॉडी की, जिसको हम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कहते हैं, वो मच हायर है। उनमें मसल मास ज़्यादा है, हम में फैट मास ज़्यादा है। और उसकी वजह क्या है? जेनेटिक इज़ मेन फैक्टर। तो जो जीन्स हैं वो तो हम नहीं कर सकते कंट्रोल, पर यदि हम अपना इन्वायरमेंट रेगुलेट कर लें तो उससे हम काफ़ी कंट्रीब्यूशन निगेट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। आपके पास आते हैं ओबेसिटी के जो पेशेंट, कैसे मैनेज करते हैं उनका मोटापा कम करना, और अभी तक कितने मैक्सिमम आप कितना वेट लॉस करा चुके हैं? सो ओबेसिटी के पेशेंट्स तो रोज़ हर क्लिनिक में है, अकेले मेरे क्लिनिक में नहीं, आई थिंक तो हर क्लिनिक में है। ये मैं बहुत कंजर्वेटिवली कहूँ तो ओवर वेट एंड ओबीज ऑलमोस्ट 50% हमारे पेशेंट्स ओवर वेट एंड ओबीज हैं। मैनेज करने के लिए एक सिंगल अप्रोच नहीं है, मैनेज करने के लिए एक मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच है। हमें पहले ये देखना पड़ता है कि ये इंसान कब से वेट इसका बढ़ा, क्या ये बचपन से मोटा है, क्या ये बाद में जाके मोटा हुआ, इसका फैमिली में क्या चल रहा है, वेट के इश्यूज फैमिलियल हैं या ये अकेला स्टैंड आउट पर्सन है। फिर हमें देखना पड़ता है कि इसकी हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, कि इसकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, इसका बिहेवियर कैसा है, इसके स्ट्रेस लेवल्स कितने हैं, ये क्या स्ट्रेस या बिंज ईटिंग करता है, क्या ये इसकी स्लीप पैटर्न ठीक है, टाइमिंग मील्स के कैसे हैं। सो बिहेवियर अच्छे से हमें स्टडी करना पड़ता है। फिर हमें कुछ ऐसे टेस्ट करवाने पड़ते हैं रूलिंग आउट कि कुछ बीमारियां हैं जो मोटापा करती हैं। फिर हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि ये इंसान कोई ऐसी मेडिकेशन पे तो नहीं है। बड़ी बार एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड एज अ पर्सन रनिंग ओबेसिटी क्लिनिक, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो और बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं। तो वो कभी कोई हार्मोन्स पे होते हैं, कभी वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, कभी ऐसी बीपी की दवाइयाँ पे भी होते हैं जो हमारे वेट को कम नहीं होने देती, कभी ऐसी शुगर की बीमारियों पे भी होते हैं जो हमारे वेट को इंक्रीज़ करती हैं। तो हमें सारा ओवरव्यू देखना पड़ता है कि क्या इसमें फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम इसका एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाते हैं। डाइट प्लान? अकेला डाइट प्लान नहीं है। सो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखो हाथी घोड़ा एक बराबर नहीं है, हर एक के अपने अपने फैक्टर्स हैं। सो सबसे पहले हम उसकी डाइट पे फोकस करते हैं, फिर हम उसकी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, फिर हम उसके बिहेवियर पे फोकस करते हैं, और हम उसको एक चांस देते हैं कि ये सारों को मैनेज करके और सस्टेनेबल वे में उसको हम फॉलो अप पे रखते हैं। 3 महीनों में हम असेस करते हैं, और इन केस वो ट्रैक पे है तो हम उसको इंकरेज करते रहते हैं। जो ट्रैक पे नहीं है या हमारे पास कोई बहुत सीवियर ओबेसिटी है, फिर हम मेडिकेशन की हेल्प भी लेते हैं। अच्छा, आपने ये भी पूछा कि हमारे पेशेंट्स के बारे में। सो हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जिन्होंने 20+ kg लूज़ किया है जस्ट मेडिकेशन के बिना। और हमारा सबसे अच्छा जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है, एक पेशेंट जिन्होंने 40 kg+ लूज़ किया है बिना दवाई के। बिना दवाई के।
और मुझे आप ये मानते हैं कि बिना दवाई के पॉसिबल है वेट लूज करना? मैम बिना दवाई के मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा। डिपेंड करता है कि आपकी ओबेसिटी किस कैटेगरी में है, नंबर 1। नंबर 2 डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना मोटिवेटेड है, कितना वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्पोर्टेंस दे के कितना सस्टेनेबल वे में वो फॉलो करेगा, विलिंग उसको कितना है, विलिंग कितना है। और विल पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ओबेसिटी में सिंपल सी बात है, मन जीते जग जीत। सो जे आपने अपना मन जीत लिया और आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेडिसिन्स का अपना रोल है और बिहेवियर लाइफस्टाइल उसका अपना रोल है। कुछ लोग मैं डाइट पे ज़रूर बात करूँगी, कुछ ज़रूर बताइए हमें कि किस तरह की डाइट आप देते हैं कि और किस तरह की का बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आप बताते हैं कि वेट कम होना शुरू हो जाता है। सो सबसे पहले बात डाइट पे करते हैं। डाइट का पैटर्न बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड होता है। हमारे यहाँ पर टीममेट हैं अमन, सो हम बैठ के पेशेंट की अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी क्या नीड्स हैं, कितनी वो एक्टिविटी में है, क्या वो एक होम मेकर है, क्या वो एक एक्टिव पर्सन है। तो उससे हम एक उसकी कैलोरीज असेस करते हैं, कितनी वो खा रहा है, और एक टारगेट कैलोरी हम उसमें एक असेस करके बनाते हैं। सो कोशिश हमारी होती है कि हम उसकी अराउंड 400-500 कैलोरीज डाइट में नीचे कम कर दें। सो कैलोरी मॉडिफिकेशन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एक वेट लॉस बड़ा ग्रेजुअल फैशन में करना है। सडन लॉस जो होता है या तो वो पानी का लॉस होता है और या पेशेंट का बॉडी का मसल मास लॉस हो जाता है, जिससे आगे लाइफ में पेशेंट कमज़ोर और उसको गिरने का डर रहता है। सो ऐसे भी लोग हैं जो 40 किलो 20 किलो 6 महीने में कम करने की अटेम्प्ट करते हैं, वो एक गलत अप्रोच है। स्टेडिली हमें नीचे आना चाहिए और सस्टेनेबल फैशन में इसको नीचे हमने लाना चाहिए। सो डाइट में फोकस ये रहता है कि कैलोरी काउंट एंड हमने हेल्दी फूड्स खाने हैं, हमने प्रोसेस्ड फूड से कम दूर रहना है। और इसमें बिहेवियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो हम अंडरस्टैंड करते हैं पेशेंट के ईटिंग टाइम्स और हम उनको फिर टाइम वाइज प्लान बनाकर पेशेंट को देते हैं। तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हमने ये माइंड में रखना है कि हमारी किचन रात को 7:30 बजे बंद हो जाती है, इसके बाद हमें नहीं खाना नहीं चाहिए। ठीक है, और यही बेसिक रूल है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूल है कि रात को 7:30 खाया, सुबह फिर 9 बजे खाया, तो आपके पास 12-14 घंटे क्लीन रहे आप। नंबर 2 हम फोकस करते हैं कि आप अपने जो खाना खा रहे हैं, खाने से 15 मिनट पहले आप एक बड़ा 300 ml 500 ml ग्लास पानी का पी लीजिए। वो आपके पेट में थोड़ी सी एक किस्म की संतुष्टि पैदा कर देता है। या आप एक ऐसी चीज़ ले सकते हैं जैसे सिंपल नींबू पानी जिसमें कोई लस्सी फिर कैलोरीज है। हम एक न्यूट्रल चीज़ पियेंगे। सो क्यूकम्बर वाटर बना सकते हैं आप, कोई दालचीनी का पानी पी सकते हैं जो आपको अकेला पानी पीना मुश्किल है। 15 मिनट के बाद हम अपना फिर मील करते हैं। मील के अंदर हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अपनी प्लेट साइज़ को छोटा कर लो। सो आप बड़ी प्लेट में मत डालो और आप पोर्शन को पहले डालो। जैसे आप राइस खाना चाहते हैं तो आप कड़छी के साथ मत डालिए। आप कभी जाते हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में, उन्होंने कटोरी में उल्टा करके राइस डाला होता है, तो आपने पहले ही उसको बना के डाल लेना, फिर दैट इज़ योर पूरे मील का राशन। अब हमने रीफिल नहीं करना। सो इसमें भी कुछ कैचेस होते हैं। जैसे पेशेंट ने जब खाना शुरू किया तो एक बड़ी आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। एक ट्राइब है ओकिनावा ट्राइब जापान में। वहाँ पर बहुत लोग हैं जो 100 ईयर्स प्लस जीते हैं। और ये ट्राइब लोग सोचते थे कि जापानीज़ जैसे ज़्यादा लोग फ़िश खाते हैं तो इनकी शायद लॉन्जिविटी फ़िश के कारण है। पर जब इस ट्राइब को स्टडी किया गया, उन्होंने देखा कि ये ट्राइब 99% तो प्लांट बेस्ड फूड खाती है, 1% डाइट में इनके फ़िश है। तो क्या है जो ये इतनी ज़्यादा लंबी जीती है? तो ये ट्राइब में एक जापानीज़ ट्रेडिशन है जिसको हम हारा हाचीबू कहते हैं। हारा हाचीबू का मतलब
80% से ज़्यादा अपने पेट की कैपेसिटी में मैं नहीं खाऊंगा। सो ये क्या करते हैं, हर मील से पहले ये एक जैसे चांट करते हैं, हारा हचीबू हारा हचीबू, अपने आप को एक किस्म का ये मोटिवेशन देते हैं इकट्ठे बैठ के कि हमने, जब हमें लगा कि हमारा पेट भरने वाला है, दैट मीन्स कि हमारा 80% डाइट हो गई है, अब हमने और नहीं खाना। और डाइट भी प्लांट बेस्ड है, डाइट भी प्लांट बेस्ड, वेजिटेरियन डाइट, प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट है, तो उसमें होल ग्रेन्स खाते हैं, बाकी प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, पानी पिया। आपने पहले स्टार्ट करने से पहले ही अपने माइंड सेट कर लिया कि भाई मैंने एक प्लान्ड खाना खाना है। आप कहीं शादी पे जा रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो अपने माइंड में पहले प्लान करके जाओ। मैंने इंडियन खाना है, तो मैंने वहाँ जाके शेफ़ को बोलना है कि मैंने दाल मखनी नहीं खानी, मेरे लिए तू ताज़ी दाल बना दे, तड़का उसमें मिनिमल लगाना, और मैं वेजिटेबल सौटे वेजिटेबल खा ले, या फिर मैं वहाँ जाके तंदूरी रोटी खाऊंगा, मैं लच्छा पराठा नहीं खाऊंगा। ऐसे करके आप अपना एक माइंड सेट के साथ जाते हैं। ये कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा अगर आपने मोटापा कम करना है, ये तो अपने पे काम करना पड़ेगा। अब हमने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले 20 मिनट में आप जितना स्ट्रेच कर लें और जो आप खाएं, हमारी जो सटाइटी, हमारी जो भूख मरती है, वो पहले 20 मिनट में मर जाती है। हमने पहले एक गिलास पानी का पी लिया, अब उसके बाद हमने पहले 20 मिनट में क्या करना है, पहले हमने खाना सिर्फ सैलड से स्टार्ट करना है, और हमने बड़े आहिस्ता आहिस्ता खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर खाते रहने 10-12 मिनट तक, आहिस्ता आहिस्ता चबा के। हमारे ब्रेन को वो एक सिग्नल चला जाता है कि अंदर पेट में खाना आ रहा है, और 40-50% हमारी जो संतुष्टि है वो इससे हो जाती है पहले 15 मिनट में। उसके बाद हम पोर्शन में खाना डालते हैं। अब जब खाना डालना है आपने एक प्लेट में, आप एक रूल बनाइए कि प्लेट को हाफ में कर दीजिए। पहले तो मैंने बताया आप एक छोटी प्लेट लेंगे, फिर आपने प्लेट को हाफ में कर लिया, हाफ में आपने डाला सैलड और डाला साथ में वेजिटेबल, और वेजिटेबल में हम अरबी, आलू, इनको वेजिटेबल नहीं गिनते, ये कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। बाकी जो हाफ प्लेट रह गई उसमें एक प्रोटीन और एक अन्न आ गया। सो प्रोटीन में दाल आ जाती है, पनीर आ जाता है, जो लोग एग नॉनवेज लेते हैं वो आ जाता है, राजमा आ जाते हैं, चने आ जाते हैं, वेजिटेरियन प्रोटीन्स आ जाती हैं, मटर आ जाते हैं, गोभी आ जाती है, पालक आ जाती है। सो आपने प्रोटीन का एक पोर्शन, इक्विवेलेंट पोर्शन, सो आप ये एक कटोरी खा रहे हैं गोभी, तो एक कटोरी ही राइस खानी है या एक कटोरी के बराबर की रोटी खानी है, वो आपका मील है। अब मील खाने के बाद, सो मील स्लोली खाना है, मील खाने के बाद अक्सर लोग मीठा खा लेते हैं, सो तब आप एक ऑल्टरनेट रखेंगे कि मैंने सौंफ खानी है, मैंने एक लौंग मुंह में डाल लेना है, मैंने दालचीनी चबा लेनी है टेस्ट चेंज करने के लिए। सो ये एक छोटा सा आपका एक ये बिहेवियर पैटर्न हमने ऑल्टर कर लिया। गुड़ खाना देखो, जो नहीं ओबीज उसके लिए तो ठीक है, लेकिन है तो वो शुगर ही है। सो वेट तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ही। सो ऐसे छोटी छोटी हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस करते हैं टाइमिंग की, और ऐसी 15-20 बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस हैं जिसमें हम पेशेंट का बिहेवियर स्टडी करते हैं। अब कई लोग हैं, उनको हम बताते हैं कि आप बताओ कि आप खाना कब ज़्यादा खाते हो। सो बड़े लोग हैं, वो शाम को थक के आते हैं, हमें लास्ट मील बहुत कम खाना चाहिए। देखो एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमन मैन एंड डिनर लाइक अ बेगर। पर हमारे क्या है, ई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, सुबह लेट हो रहे हैं, लेट उठना है, लंच नॉर्मल, और खाना डिनर में तो ऐसे खाना है कि भाई कल पता नहीं आना है कि नहीं आना। सो रात का खाना बड़ा हमें कंट्रोल करना है। सो हम देखते हैं कि पेशेंट बिंज ईटिंग करता है, वो स्ट्रेस के कारण ईटिंग करता है। कई लोग आते हैं, घर आते हैं, उन्होंने आके अपना टेलीविज़न ऑन किया, साथ चिप्स खाते रहे। सो हम बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट कब खाता है और क्यों खाता है, और फिर हम उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग पेशेंट को बताते हैं कि हम काउंटर बिहेवियर क्या करें। तो उसके लिए हमारे पास एक साइकोलॉजी साइकेट्री क्लिनिक भी है, जहाँ पर हम
बिहेवियरल थेरेपी अच्छा, करते हैं। मतलब जो मोटापे से जूझ रहे लोग, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास से भी सलाह लेनी पड़ सकती है? साइकियाट्रिस्ट जो कि थेरेपी करते हैं, इनको साइकियाट्रिस्ट वो नहीं, या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो थेरेपी करते हैं। साइकियाट्रिस्ट बेसिकली थेरेपी भी कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हमारे दवा भी दे सकते हैं। थेरेपी इन द सेंस उनको समझाना कि हाँ, आपको नहीं, अपने उनका- माइंड से कैसे को टैकल करना है। हाँ। जब आपको एकदम से भूख लगी, आप चिप्स खा रहे हैं, आप कुछ भी बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको कैसे रोकना है, और उस वक्त ऑप्शन और क्या आप और ले क्या सकते आप ले सकते हैं। अब कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 130 kg था। वो कहते मैं 5 दिन तो बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ डॉक्टर साहब, और छठे दिन मैं अपना सारा गुस्सा खाने पे निकाल देती हूँ। फिर मैं ना राइट देखती हूँ ना लेफ्ट देखती हूँ। फिर तो आप स्क्वायर वन पे आ गए। फिर आप स्क्वायर वन, कई बार आप स्क्वायर वन से भी एक डिफरेंट स्क्वायर में ही चले जाते हैं। जितने पे आप नीचे लाए उससे ज़्यादा आप ऊपर चले जाते हैं। तो इसमें हम फिर बिहेवियर पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको गुस्सा चढ़े तो आपने क्या करना है, आप किस टाइम पे खाते हैं, उस टाइम पे आपने अपने साथ किसको रखना है, कौन फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ एज अ बडी काम करेगा। पूरी कवायद है मोटापा कम करना। तो उसमें आप उस टाइम पे पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप सैर के लिए चले जाएं। सो डाइट और बिहेवियर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम इंटीग्रेट करके सब कुछ चलते हैं। सो अकेला मैं नहीं हूँ, हमारा पूरा ओबेसिटी क्लिनिक चलता है। ओके, मैं क्रैश डाइट पे भी बात करूंगी, कैसे होती है और क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो आप मोटापा कम हुआ, जैसे आपके बहुत सारे पेशेंट ने 20 किलो 40 किलो वजन घटाया है, वो कितना ड्यूरेशन था, टाइम कितना लगा होगा, कितने महीने? देखो, एवरेजली हम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाते। हम ये टारगेट करते हैं कि इनिशियल 2-3 महीनों में हम 1 kg पर वीक से ज़्यादा स्पीड पे ना जाएं, और तीसरे महीने के बाद हम इसकी स्पीड कम कर देते हैं। सो हम 750 ग्राम पर वीक कर देते हैं, 500 ग्राम पर वीक कर देते हैं। तो एवरेजली हम इनिशली कह लीजिए कि हम 4 kg पर मंथ से स्टार्ट करके, और हम स्लोली फिर 1.5 से 2 kg पे सस्टेन करते हैं। तो पेशेंट्स एवरेजली डिपेंड करता है स्टार्टिंग वेट क्या है। सो एवरेजली 8 महीने से 2 साल तक टाइम फ्रेम सस्टेनेबल वेट लॉस होता है, लेकिन इससे जो मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम से लॉस हुआ और उसके बाद बढ़ भी गया। अब क्रैश डाइट बताइए। देखिए, कई क्रैश डाइट्स ऐसी चल रही हैं जहाँ पर लोगों को गाइड करते हैं कि आप एक चीज़ खाइए, आज आप सिर्फ दाल खाइए, कल आप सिर्फ पनीर खाइए, परसों सिर्फ पत्ता गोभी खाइए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी को एक बैलेंस्ड पदार्थों की ज़रूरत है। क्रैश डाइट्स कई बार हमारे को आर्टिफिशियली डिहाइड्रेट कर देती हैं। हमारी बॉडी में 60% प्लस वाटर है जी। तो आप यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट पे डाल देंगे तो उसके सेल्स में से वाटर चला जाता है, वो एक फॉल्स वेट लॉस है। आपको जो मशीन पे 5 किलो 7 किलो 10 किलो दिखता है, वो एक फॉल्स वेट लॉस है, जो कि रीगेन हो जाएगा जब भी आप वो प्लान को छोड़ेंगे। सो डाइट हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए। डाइट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रैश डाइट्स में लोगों को बड़े इश्यूज आ जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज आ जाती हैं, जैसे उनमें हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, मूड चेंजेस आ जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। इनफैक्ट एक मेरे पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स आ गई थी। वो कहीं से क्रैश डाइट्स ले रहे थे, और यहाँ पर जब आए वो इसलिए आए थे कि क्रैश डाइट्स के बाद उनमें सुसाइडल थॉट्स आई थी। तो जब साइकियाट्रिस्ट ने चेक किया और आइडेंटिफाई हमने किया कि इसमें काफ़ी इम्बैलेंस आ गया, जिसके कारण ये ऐसे इनका बिहेवियर चेंज हो गया। सो क्रैश डाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने जब डाइट करनी है वो हमेशा एक सस्टेनेबल प्लान्ड गाइडेड डाइट प्लान में चलना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कितना आपको लगता है आइडियल है, कितने घंटे हम देखिए, बहुत अच्छी इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 से 14 घंटे ठीक है, दैट इज एनफ। वो बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए भी, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं आता है। बाकी के जो आप 8-10 घंटे हैं उसमें यदि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं जितना किसी की गाइडेंस में, तो बहुत अच्छी बात है। अब कब मेडिसिन की ज़रूरत होती है मेडिकल मैनेजमेंट में, और क्या क्या आप करते हैं? आप भी देते हैं मेडिसिन? हाँ जी, हम भी देते हैं मेडिसिन मोटापा कम करने की। आप कब देते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कॉस्ट क्या है, पूरा बताएं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं है जो पेशेंट ले रहा है जिसके कारण उसको मोटापा हो रहा है।
सो कुछ मेडिसिन्स हैं, माइंड की दवाइयाँ हैं जो साइकियाट्रिस्ट यूज़ करते हैं, कुछ एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं, कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं। सो ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं जिनसे हमारा वेट रेजिस्टेंस हो जाती है या वेट गेन होता है। सो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं है और देखते हैं कि क्या हम स्विच ओवर कर सकते हैं सम अदर मेडिसिन जो एक इक्वली हमें हमारी बीमारी को मैनेज करने में हेल्प करें। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट अपनी बाकी सारी लाइफस्टाइल बिहेवियर को एग्जॉस्ट कर चुका है और अभी भी पेशेंट है जिसका BMI 30 से ज़्यादा है, या पेशेंट जिसको बहुत और एक्स्ट्रा बीमारियां हैं, जैसे वो डायबिटिक भी है, हार्ट डिजीज़ भी है और उसका BMI 27 से ज़्यादा है और हम अपना सारा बाकी प्लान यूज़ कर चुके हैं। हम उसके बाद पेशेंट को ऑप्शन देते हैं मेडिकेशन की। सो पहले बहुत मेडिसिन्स थी इस डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रहते थे, एक्सेप्टेबल नहीं थी। सो आजकल कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमारे हार्मोनल सिस्टम या हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करती है जिसको ये दवाइयाँ मिमिक करती हैं। सो ऐसी एक मेडिसिन की ग्रुप है जो एक हमारी इंटेस्टाइन से एक आप ये कह लें प्रोडक्ट रिलीज़ होता है जब हम खाना खाते हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे को डिफरेंट एरियाज़ में सिग्नल्स भेजता है। जैसे वो हमारे लिवर में भेजता है सिग्नल कि शुगर कम पैदा करो, इंसुलिन ज़्यादा बने, हमारा स्टमक स्लोली एम्प्टी करे, हमारा ब्रेन ये अंडरस्टैंड करे कि हम फुल होना शुरू हो गए हैं। तो इन सारे ग्रुप को इंक्रेटिन्स कहते हैं, जो ये केमिकल्स होते हैं और ये हमारी बॉडीज़ रेगुलरली पैदा करती हैं। सो इनको मिमिक करने के लिए, इनको जैसे जैसे ये काम करते हैं, सो हमारे पास बहुत ऐसी ड्रग्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, और ये ड्रग्स ओरल भी हैं और ये इंजेक्टेबल भी हैं। राइट। सो ऐसी कुछ ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके? साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, बट इसलिए हम और आप बताते हैं पेशेंट को कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हाँ अगर आप लेंगे वेट लॉस होगा लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। देखो, इसमें हम हमेशा ना रिस्क बेनिफिट रेशो को चेक करते हैं। साइड इफ़ेक्ट सड़क पे चलने का भी है, हमें रोड साइड एक्सीडेंट हो सकता है, पर हम सड़क पे चलना बंद नहीं करते। सो जिस पेशेंट में रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें पता है मोटापे का, हमें पता है कि इसको मोटापे ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ है या कर देगा, या इसको अर्ली हार्ट डिजीज़ का रिस्क है, तो हम पेशेंट का पहले रिस्क स्ट्रैटिफाई करते हैं। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि इसको दवा देने का बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसान है। नुकसान इतने ज़्यादा नहीं होते। सो ज़्यादातर इनके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेट रिलेटेड है। इनिशियली पेशेंट्स को जी कच्चा हो सकता है, पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बट ये ओवर टाइम ये वाली जो है प्रॉब्लम्स पेशेंट की बॉडी अडेप्ट कर जाती है। तो मेजॉरिटी ये जो ड्रग्स हैं ये इंजेक्टेबल हम यूज़ करते हैं, तो हम इनका नहीं, और देखिए जो इंजेक्टेबल हैं उनकी वीकली बेसिस हैं और जो ओरल हैं उनको हम डेली बेसिस पे देते हैं। तो जो इंजेक्टेबल हैं हम उनको बड़े एक मिनिमल डोज पे स्टार्ट करते हैं और वो मिनिमल डोज को फिर हम 4-4 हफ्ते के बाद इंक्रीज़ करते करते पेशेंट अडेप्ट भी होता जाता है, और फिर हम जितनी उसको मैक्सिमम टॉलरेबल डोज है वहाँ तक उसको ले जाते हैं। तो ये मेजॉरिटी साइड इफेक्ट्स आर कभी बंद भी होती है मेडिसिन मोटापा कम करने की? देखिए, ऐसा है कि ये जो सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं, जितनी देर ये आप काम कर रहे हैं इस दवा के साथ उतनी देर ये काम करेगी। जब इसको आप बंद करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगी। तो अकेला इस ड्रग ने कुछ नहीं करना। ये आप सोचें कि इस ड्रग के साथ मैं 20% अपना बॉडी वेट लूज़ कर लूँगा या कर लूँगी, और ड्रग को बंद करने के बाद आप वहाँ रहेंगे सेम लेवल पे, ये गलत है सोच। सो आपको साथ में वर्क तो करना पड़ेगा अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, आपको अपनी बिहेवियर पे, ये सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों का वेट वापस रीगेन हो जाता है। तो ये तो अब पेशेंट टू पेशेंट अगेन वेरी करता है। एक्सरसाइज का कितना रोल है मोटापा कम करने में, विद डाइट और विदाउट डाइट? हाँ जी, सो विदाउट डाइट तो एक्सरसाइज वैसे ही हम सबको रेकमेंड करते हैं। सो जो लोग मोटापे नहीं भी हैं, जो मोटे नहीं भी हैं, हम उनको रेकमेंड करते हैं कि 150 मिनट एक्सरसाइज
आपको हर वीक करनी चाहिए, जो कि रेगुलर एक्सरसाइज है। लाइक आपने बैडमिंटन खेल ली या रनिंग कर ली, आपने ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, brisk ये आप इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें रनिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है, तो वो आप 75 मिनट्स कर सकते हैं पर वीक। और उसको पर ये नहीं कि आज मैं एक दिन में 2.5 घंटे चल लूँ और फिर बाकी 6 दिन ना चलूँ, उसको स्पेस करना है। सो 150 मिनट ज़्यादा नहीं है, रोज़ के 20-25 मिनट सैर करनी है, पर ब्रिस्क वॉक करनी है, नॉर्मल वॉक नहीं। और आपने बेसिकली अपने कैलोरीज को बर्न करना है। और जो लोग मोटे हैं उनके फिर ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है। देखो 20-25 मिनट तो एक नॉर्मल पर्सन जो ओबीज नहीं है उसको चलना है। अब जो ओबीज है उसको ये 20-25 मिनट तो चलना है, इसके साथ ऐड ऑन 20-25 मिनट करने हैं जे आप अपने वेट को नीचे लाना चाहते हैं। तो डाइट के साथ वेट एक्सरसाइज का भी रोल है वेट लॉस में। अब वेट लॉस सर्जरीज भी होती हैं जी, वो क्या है, वो कब रिकमेंड करते हैं आप? वेट लॉस सर्जरीज एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें आपने सारा कुछ यूज़ कर लिया, पेशेंट में इतनी विल पावर नहीं है, पेशेंट इतना मोटिवेटेड नहीं है, पेशेंट को और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और पेशेंट के हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे बॉडी मास इंडेक्स पेशेंट का 40 से ऊपर चला जाता है, उसको डिफरेंट बीमारियों के साथ बॉडी मास इंडेक्स हम कम भी ले लेते हैं, तो उन लोगों में हम वेट लॉस सर्जरीज रेकमेंड करते हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट्स उसके भी हैं वेट लॉस सर्जरीज में। हम क्योंकि स्टमक को छोटा कर देते हैं, हम स्टमक को बाईपास कर देते हैं, तो उसमें कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो जाती हैं। इनिशियली वेट लॉस सर्जरीज में कई लोगों को स्टमक की जो एम्प्टिंग है वो ऑल्टर करने के कारण उनके ब्लड प्रेशर, पल्स में फ्लक्चुएशन आ जाती है, बट इवेंचुअली ये लोग स्टेबल हो जाते हैं। सो उन्हें हमें फिर कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज के लिए लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ता है, कुछ इंजेक्टेबल वाइटामिन्स देने पड़ते हैं, सप्लीमेंट्स उनको रेगुलरली लेने पड़ते हैं वेट लॉस। मोटापा कम करने की जो मेडिसिन्स हैं, क्या उससे ब्लाइंडनेस और कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ऐसा है? ये कुछ आपने आई थिंक पढ़ा होगा कि ऐसे कई आर्टिकल्स आ रहे हैं। मुंजारो एक ड्रग है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम चर्चा में है और काफ़ी हॉट सेलिंग ड्रग है। सो जो बात रही कैंसर की, ऐसे पर से कैंसर का रिस्क नहीं है, बट येस जैसे हमारी ड्रग्स आती हैं उनको टेस्ट किया जाता है एनिमल्स में, तो कुछ रिस्क इसमें थायराइड कैंसर का दिखा था एनिमल्स में। तो इसकी रिकमेंडेशन में सिर्फ इतना है कि एक टाइप का थायराइड कैंसर है, इन केस वो फैमिलीज़ में रन करता है तो उन लोगों में हम इसको अवॉइड करते हैं। और दूसरी बात जो रही ब्लाइंडनेस की, ये भी एक मैं ये कहूँगा कि अभी ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, बट इसकी कुछ चर्चा ऐसे हो रही है। अभी इसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं आया, क्योंकि जिन लोगों में ये यूज़ की जाती है वो लोग मेजॉरिटी मोटापे के साथ डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो ये भी हो सकता है कि जिन लोगों में ब्लाइंडनेस हुई डायबिटीज़ से उनका कोई पर्दा खराब था, जिसके कारण उनका ऑलरेडी कोई दिक्कत आई। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर, हमने पहले साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, सो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब इनसे हमारा वेट लॉस होता है तो हमें बड़ी अच्छी फोकस रखनी है अपनी प्रोटीन इंटेक पे और अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे। बिकॉज जब वेट लॉस होता है, जब आप 10 kg लॉस करते हैं वेट, उसमें से 3 kg आपका मसल मास लॉस हो रहा है। सो मसल मास लॉस आपको स्केल तो बड़ा हैप्पी कर रहा है, पर मसल है जिसने आपके जॉइंट्स चलाने हैं, आपकी बोन्स चलानी है, आपको स्ट्रेंथ देनी है। प्रोटीन है जिसने हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, इन्फेक्शन फाइट करनी है। सो हम प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो हमारा टेक होम मैसेज यही रहता है कि इन केस हम जिस पेशेंट को वेट लॉस के लिए ऐसी दवा जो ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी साथ चले। सो हम यहाँ पर एज अ टीम, हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं, हमारे पास हमारे डाइटिशियन हैं,
हमारे पास माइंड थेरेपिस्ट हैं और मैं, हम चारों इकट्ठे मिलके एक ओबेसिटी प्रोग्राम ऐसा नहीं एक एस्पेक्ट को ले ले और 3 छोड़ दे, आप पूरे एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलते साथ फिर लेकर हम मोटापा आप कम करते हैं। अच्छा, मोंजारो पर भी हम अगले एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब वेट लॉस का आपने एक जो होता है ना सही विजन क्या होना चाहिए, अगर कोई अपना मोटापा कम करना चाहता है तो उसका प्रॉपर वे क्या है वो आपने बता दिया। लेकिन जाने से पहले, इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले कुछ आप टिप्स दे सकते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स या कुछ प्रिवेंशन या कुछ क्योर? आई थिंक प्रिवेंशन तो स्टार्ट होता है बचपन में। सो जो हमारे यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मदर्स हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है हमारा गोलू मोलू बच्चा। तो स्टार्ट तो वहाँ से होता है कि बेटा एक परांठा और खा ले, ऊपर मक्खन खा ले, शक्कर वाली रोटी खा ले। बट ये खाना अच्छा है, ये मैं नहीं कह रहा, बच्चे ने ग्रो करना है, बट आप इक्वली फोकस करें कि बच्चा क्या उतनी एक्सरसाइज कर रहा है। आप देखिए कि जब हम बच्चे थे तो हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाहर खेलते थे, माँ बाप बाहर ढूंढते थे हमें, कहाँ चले गए, वापस नहीं आए। और आज का बच्चा देखो, वो एक काउच पोटैटो बन गया, उसने बैठना है, उसने खाना है, बीच में क्या खाना है उसने ऑर्डर कर लेना है, घर में होम डिलीवरी आ जानी है, उसने खाने आलू बेस्ड चीज़ें हैं, सब्जियां उसने खानी नहीं, जंक खाना है, उसने चिप्स ऐसी चीज़ें खानी है जो पैकेज्ड फूड है। तो आप मोटापे की नींव बचपन में ही डाल रहे हैं। यहाँ आपको अलर्ट पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को होने की ज़रूरत है कि आप क्या खाने में दे रहे हैं। उससे वो अभी आपको गोलू मोलू लग सकते हैं, लेकिन आगे वो मोटापे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नंबर 2 है हमारा फैमिली का क्या थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न है। देखो, बच्चे ने एक फैमिली में ग्रो करना है, वो तो एक अभी सीख रहा है चीज़ें। अब जे पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। जे पेरेंट्स ये कुछ करेंगे कि चल आए मंगा लिए, वो मंगा लिए, फिर बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो अक्सर ओबेसिटी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी है, आप देखेंगे कि वो फैमिलीज़ में रन करेगी। फिर नंबर 3 आ गया कि हमें अपना बिहेवियर, सो आई थिंक फोकस हमें स्कूल्स में भी रखना चाहिए। हेल्दी ईटिंग में बहुत स्कूल्स इसमें कॉम्पिटिशन्स भी कर रहे हैं, टिफ़िन हेल्दी टिफ़िन्स का कॉन्सेप्ट है। सो वहाँ से हमें ये करना है, क्योंकि आज की डेट में 1/3 इंडियंस ओबीज़ है और हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। ये टाइम बॉम्ब ओबेसिटी का जो एपिडेमिक है, ये अगले 10 साल में ऐसे ब्लास्ट होने वाला है कि हमारे पास डिजीज़ का बर्डन, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। और ये इतने धमाके से बढ़ने वाली है कि हम अपनी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिजीज़ का ये देखने वाले हैं प्रकोप। हाँ, क्योंकि मोटापे से डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब आज से 20 साल 30 साल पहले, जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तब हम यंग एज में नहीं देखते थे। मेरे पास सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है जिसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लगी हुई अभी और उसमें और कोई अंडरलाइंग फैक्टर नहीं है, उसके हार्मोन्स ठीक, सिर्फ मोटापे के कारण। सो उनका बिहेवियर, उनके स्ट्रेस लेवल्स, ये सारी चीज़ों पे वर्क करना ज़रूरी है। अब एक चीज़ रह गई थी, स्ट्रेस और नींद का कितना असर पड़ता है मोटापे पर, उससे कितना मोटापा बढ़ता है? सो दोनों एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ आ गई स्ट्रेस। जो लोग एक प्रॉपर नींद नहीं लेते, उनमें स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस के कारण वो एक्सेस ईटिंग कर सकते हैं। नंबर 2, नींद का पैटर्न क्या है। आपने रात को 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लिया, यदि आप 10 साढ़े 10 सो गए तो अभी आपको वो फुलनेस है। पर यदि आप बैठे रहे रात के 1:30 बजे तक, 2 बजे तक टीवी देखते रहे, कंप्यूटर पे काम करते रहे, तो नेचुरल है 3-4 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी। और उस टाइम पे आपके पास एक्सेस में क्या है, ठीक है। अक्सर उस टाइम पे एक्सेस में क्या होता है, बना हुआ खाना तो होता नहीं, बिस्किट होते हैं, चिप्स होते हैं, मूंगफलियाँ पड़ी होती हैं, बंदा ऐसी चीज़, या कुछ मीठा पड़ा होता है, चॉकलेटें पड़ी होती हैं। तो उस टाइम पे ये चीज़ हमें एक प्लेजर देती हैं और हम इसको अच्छे से खा के सो जाते हैं। सो ना उसको डाइजेशन का टाइम देते हैं। एंड रिवर्स भी है, इन केस हमारे में मोटापा बढ़ जाता है तो मोटापे के कारण हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम एपनिया कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और ये जो एपनिया है,
ये हमारे ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, ये हमें और मोटा करने में, वो विशेष साइकिल में इंसान फंस जाता है। सो स्लीप यदि उसका पैटर्न ख़राब करें हम मोटे हो सकते हैं, यदि हम मोटे हो जाए तो हम अपनी स्लीप को ख़राब कर सकते हैं। तो बोथ वेज चलता है।